तो यार वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ आवर एमसीयू टाइमलाइन सीरीज। सच में आप लोगों के साथ मैं भी उतना ही एंजॉय कर रहा हूँ। इस कोलैबोरेशन से मुझे भी कई सारे ऐसे डिटेल्स पता चले हैं जो पहले पता नहीं थे, एंड आज का एपिसोड भी कुछ वैसा ही है। स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन दूंगा कि सिंस ये एक टाइमलाइन सीरीज है तो स्टोरी के साथ वीडियो में जो टाइम और डेट्स दिखाए जाएंगे उस पर भी ध्यान देना, इससे ये सीरीज और ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 21 दिसंबर 1951 में जन्म हुआ निक फ्यूरी का। 15 फेब 1955 में योंडो उडांटा को जन्म लेते ही क्रीज स्लेवरी के लिए बेच दिया गया। सितंबर 1960 में जन्म हुआ स्टार लॉर्ड की मदर मेरेडिथ क्विल का। 13 मार्च 1963 में एंटोन वैनकॉफ यूएसएसआर छोड़ के अमेरिका आ गए और हावर्ड स्टार के साथ मिलके प्रोजेक्ट यूनिटी पे काम करने लगे, जिसका मकसद था सबसे पहला आर्क रिएक्टर बनाना। 22 नवंबर 1963 में हाइड्रा ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को विंटर सोल्जर के हाथों असैसिनेट करा दिया। फिर 8 जुलाई 1964 में जन्म हुआ फिल कोल्सन का। अक्टूबर 17 को एंटोन वैनकॉफ को यूएसएसआर का स्पाई होने के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया और उसे साइबेरिया डिपोर्ट कर दिया गया। और ये देखकर सबसे पहला आर्क रिएक्टर बनाने का सारा क्रेडिट हावर्ड स्टार को मिल गया। 15 फेब 1968 में जन्म हुआ इवान वैनकॉफ का। इसी साल 8 अक्टूबर को जन्म हुआ जेम्स रोडी रोड्स का। 18 दिसंबर 1969 में जन्म हुआ ब्रूस बैनर का। 21 दिसंबर 1951 में जन्म हुआ टोनी स्टार्क का। 1972 में अर्निम जोला की टर्मिनल इलनेस की वजह से डेथ हो गई, मगर हाइड्रा ने उसकी कॉन्शियसनेस को शील्ड के कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर दिया। 1975 में सकार ओगार्ड ने योंडो उडांटा को क्रीज स्लेवरी से छुड़ा लिया और योंडो ने रेवेजर्स को ज्वाइन कर लिया। 23 सितंबर 1978 में जन्म हुआ सैम विल्सन का। यूनिवर्स में आखिरी बचा सेलेस्टियल ईगो अपने स्पीशीज़ के बाकी लोगों को ढूंढता रहा और ये रियलाइज़ करने के बाद कि वो अपनी स्पीशीज़ का आखिरी बचा है, उसने यूनिवर्स में बाकी लाइफ को ढूंढने का सोचा। मगर जब उसने बाकी स्पीशीज़ को देखा तो उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और उसने डिसाइड किया कि वो पूरी गैलेक्सी को, सभी प्लैनेट्स को अपने में ट्रांसफॉर्म कर लेगा। और इसके लिए उसने सभी प्लैनेट्स पे अपने सीड्स प्लांट करने शुरू कर दिए ताकि टाइम आने पे उन्हें ट्रांसफॉर्म करके उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस से जोड़ सके। पर सिर्फ एक सेलेस्टियल के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल था, तो उसने अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसफॉर्म होके उनके साथ मेट करना शुरू कर दिया। मगर किसी भी स्पीशीज़ के बच्चे उसकी सेलेस्टियल पावर्स को हैंडल नहीं कर पाए और फिर 7 नवंबर 1978 में वो अर्थ पहुंचा और मेरेडिथ क्विल से मिला और उससे मेरेडिथ क्विल से प्यार हो गया। और ईगो 2 साल तक मेरेडिथ से मिलता रहा, मगर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने मकसद को भूलता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इंसान बनता चला जाएगा। और मेरेडिथ के प्रेग्नेंट होने के बाद वो मेरेडिथ के अंदर ट्यूमर क्रिएट करके हमेशा के लिए अर्थ छोड़ के चला गया। और फिर 27 अक्टूबर 1980 को जन्म हुआ पीटर क्विल का। मगर 1988 में ईगो के दिए हुए ट्यूमर की वजह से मेरेडिथ की डेथ हो गई और फिर ईगो ने योंडो को पीटर को अर्थ से उसके पास लाने का काम दिया। मगर योंडो ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि ईगो बच्चों के साथ क्या किया करता था और इसलिए उसने पीटर को अडॉप्ट करके रेवेजर्स का हिस्सा बना लिया। – 1980 में जन्म हुआ होप वैन डाइन का और इसी साल उनके फादर हैंक पिम ने ऐसे सब एटॉमिक एक्स्ट्रा डायमेंशनल पार्टिकल्स को खोज निकाला जो कि किसी भी चीज़ को श्रिंक और एक्सपैंड कर सकते थे। और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया पिम पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स की मदद से उन्होंने क्रिएट किया एंट मैन और वास्प सूट, जिनसे वो अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकते थे। और सूट्स और उनकी पावर्स का इस्तेमाल हैंक पिम और उनकी वाइफ जेनेट वैन डाइन ने शील्ड के लिए कॉवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए शुरू कर दिया। मगर जुलाई 1987 में एक मिशन के दौरान एक न्यूक्लियर मिसाइल को अमेरिका पे गिरने से रोकने के लिए जेनेट वैन डाइन ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपने सूट के रेगुलेटर को बंद कर दिया और न्यूक्लियर मिसाइल को डिसेबल करते हुए सब एटॉमिक हो गई, जिसके बाद हैंक पिम ने एंट मैन बनना छोड़ दिया और जेनेट को वापस लाने के लिए क्वांटम टनल पे काम करने लगे। 1989 में हैंक पिम को पता चला कि उनके पीठ पीछे
शील्ड पिम पार्टिकल को रेप्लिकेट करने में लगी है और इसलिए तब उन्होंने शील्ड छोड़ दी और खुद की पिम इंडस्ट्रीज शुरू की। वहीं दूसरी तरफ 1991 में हावर्ड स्टार डॉक्टर अर्स्किन के सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट करने में सक्सेसफुल हो गए और हाइड्रा ने सुपर सोल्जर सीरम के सैंपल्स को हासिल करने के लिए हावर्ड स्टार्क और उनकी वाइफ मारिया स्टार्क को विंटर सोल्जर के हाथों असैसिनेट करा के सैंपल्स चुरा लिए और खुद कुछ सब्जेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। मगर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि सीरम पूरी तरह से स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से सब्जेक्ट्स एग्रेसिव होके हाइड्रा एजेंट्स पे ही हमला करने लगे और इसलिए हाइड्रा ने प्रोजेक्ट को आधे में बंद करके सब्जेक्ट्स को क्रायोजेनिक सस्पेंशन में डाल दिया। एटीज़ के अंत और 90s की शुरुआत में वकांडा के किंग टचाका अपने एजेंट्स पूरी दुनिया में भेजने लगे ताकि पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में पता लगाया जा सके और ऐसे ही एक मिशन में टचाका ने अपने भाई एंजोबो को कैलिफोर्निया भेजा। मगर वहां जाने के बाद एंजोबो ने अफ्रीकन अमेरिकन्स के खिलाफ हो रहे रेसिज्म को देख के डिसाइड किया कि वो वकांडा और अपने भाई टचाका को धोखा देके यूसिलिस क्लॉ की मदद से वकांडा से वेपन स्मगल करेगा और अफ्रीकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन्स की मदद करेगा। और फिर एंजोबो ने 1989 में यूसिलिस क्लॉ को वकांडा की लोकेशन बता दी और यूसिलिस ने वकांडा को खोज निकाला और वहां से 1/4 टन वेपन स्मगल करने में सक्सेसफुल हो गया। मगर 1991 में ऐसे ही एक स्मगल के दौरान यूसिलिस पकड़ा गया और उसे मार कर दिया गया। मगर यूसिलिस बॉम्ब ब्लास्ट करके भागने में कामयाब हो गया। मगर इस प्रोसेस में वकांडा के कुछ लोग मारे गए और फिर टचाका ने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जूरी को कैलिफोर्निया भेजा और वो एंजोबू का राइट हैंड बनने और उसका ट्रस्ट हासिल करने में सक्सेसफुल हो गया। और 1992 में जब एंजोबू ने उसे अपने प्लान के बारे में सब बता दिया तो जूरी ने टचाका को एंजोबू के बिट्रेयल के बारे में सब बता दिया और ये देख के टचाका को अपने ही भाई को मारना पड़ा। और इसके बाद टचाका एंजोबू की डेड बॉडी और उसके बच्चे एरिक को कैलिफोर्निया में ही छोड़ के वकांडा चला गया। मई 1993 को इवान वैनको को वेपन ग्रेड प्लूटोनियम स्मगल करने के चार्जेस में गिरफ्तार करके 13 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। 24 जुलाई 1995 में नताशा रोमानोफ रशियन कॉवर्ड ऑपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लेती है और 3 साल ट्रेनिंग के बाद उसे एजेंट ब्लैक विडो के नाम से कॉवर्ड ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। अप्रैल 1997 में कासिलियस अपनी वाइफ की डेथ के बाद कमरताज पहुंचता है और मॉर्डो उसे एंशिएंट वन से मिलवाता है और उसकी मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। 27 जनवरी 1998 को निक फ्यूरी हॉकाई को नताशा रोमानोफ के असैसिनेशन के लिए रशिया भेजते हैं, मगर हॉकाई उसे शील्ड ज्वाइन करके अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है और नताशा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। 1998 में ही यंग एवा स्टार अपने फादर के क्वांटम टनल के ऊपर फील्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से फेज़ होने लगती है और उसकी बॉडी के मॉलिक्यूल एक फेज़ में नहीं रह पाते और ये देख के शील्ड के मेंबर बिल फॉस्टर उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंचते हैं और शील्ड एवा के बड़े होने के बाद उसके लिए स्टेबलाइजेशन सूट बना के उसे कॉवर्ड ऑपरेशंस के लिए भेजने लगती है। 31 दिसंबर 1999 को टोनी स्टार्क बर्न स्विट्जरलैंड में हो येंसेन, माया हैंसन और एल्ड्रिच किलियन से मिलता है और यहाँ माया हैंसन उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है जिसमें टोनी स्टार्क को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। साथ ही एल्ड्रिच किलियन टोनी से अपनी टीम एडवांस आइडिया मैकेनिक के लिए फंडिंग की उम्मीद में बात करने की कोशिश करता है, मगर टोनी उस पर ध्यान ना देते हुए उसे टेरिस पे उसका इंतज़ार करने का बोल के चला जाता है और एल्ड्रिच रात भर उसका इंतज़ार करता रहता है पर टोनी नहीं आता और 3 जनवरी 2000 को एल्ड्रिच किलियन माया हैंसन से मिलता है और उससे एडवांस आइडिया मैकेनिक टीम में शामिल होने को कहता है और माया उसका प्रपोजल मान जाती है। 13 सितंबर 2001 को जनरल रॉस डॉक्टर अर्स्किन के प्रोजेक्ट रीबर्थ को रेप्लिकेट करने के लिए बायोटेक फोर्स इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। 25 फरवरी 2005 को डॉक्टर ब्रूस बैनर जनरल रॉस के बायोटेक इन्हेंसमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यार होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हल्क के क्रिएशन से लेकर टोनी स्टार्क की स्टोरी को पूरे डिटेल में विद प्रॉपर टाइमलाइन कवर करेंगे एंड साथ ही और भी कई सारे डिटेल्स। इसलिए सिर्फ अगर एपिसोड देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो एटलीस्ट सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।